आजकल कई सारे लोगों को एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, सिटीज या सिटीज के बाहर सबर्ब्स में परचेज करने की इच्छा होती है। कई सारे लोग, हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि उनको एक जॉइंटली लैंड परचेज करनी है, उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है। तो क्या ऐसे करना सेफ है? और अगर ऐसे करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपको लैंड परचेस करनी है और अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करने के लिए जो परचेसर है वो खुद में फार्मर होना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर वो फार्मर नहीं है और अगर उस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको एक नॉन एग्रीकल्चरल एनए ऑर्डर लाना जरूरी है। अगर कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो इंडस्ट्री रिलेटेड एनए, या रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है, या कोई इको टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट बन रहा है, जो भी है उस हिसाब से एनए का ऑर्डर लाना जरूरी है। ये परमिशंस लाने के बाद आपको ये भी देखना है कि जिससे लैंड आप खरीद रहे हो वो इंसान कौन है। अगर वो खुद लैंड ओनर नहीं है, बल्कि उस लैंड पे वो काफी सालों से रह रहा है या फार्मिंग वगैरह कर रहा है, अगर वो टेनेंट है, तो टेनेंसी लॉ के हिसाब से भी उसको कई सारे राइट्स मिल चुके हैं। अगर वो लैंड फॉरेस्ट लैंड है या आदिवासी रिलेटेड एरिया में आती है, तो उससे रिलेवेंट जो भी लॉज और रेगुलेशंस है वो चेक करना भी काफी जरूरी है। ये ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, मान लिया आपने डिसीजन बना लिया कि आपको लैंड खरीदनी है, तो उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि वो जो लैंड खरीद रहे हो वो एक मिनिमम स्लैब आप खरीद लो। आपके एरिया का जो एक मिनिमम स्लैब एज पर द लॉ रिकमेंडेड है, उसकी जानकारी आपको उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस या तहसील ऑफिस या तलाटी या जो विलेज हेड होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप इंक्वायरी करो तो वो मिल सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो मिनिमम स्लैब तो आपको एटलीस्ट खरीदना है। उसके बाद ही आपका नाम जो है वो टाइटल डीड्स, या जैसे महाराष्ट्र में जिसको 7/12 कहते हैं, उस पे आ सकता है। और ये भी आपको इंश्योर करना है कि अगर आप जॉइंटली परचेस कर रहे हो, तो जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं और 5 लोग वो खरीद रहे हैं या अमाउंट या उनके पैसे दे रहे हैं, तो सबके नाम उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे भी आने चाहिए और टाइटल डीड जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है 7/12 है उस पे भी आना चाहिए। आपने ये लैंड जॉइंटली परचेज कर ली, कल को अगर आपको वही लैंड बेचनी है या उसके ऊपर अगर कुछ आपको प्रोजेक्ट वगैरह करना है, तो कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती है। कोई भी प्रोजेक्ट आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको, आपने जॉइंटली परचेस किया है, इसलिए आपको हर टाइम हर एक ओनर का कंसेंट या सिग्नेचर या अप्रूवल लगेगा। या मान लो अगर आपको वो जमीन बेचनी है, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ सकती है कि हर एक जो ओनर है, मान लो आपने एक 5 एकड़ का लैंड परचेस किया है, तो हर एक ओनर का उसमें कितना शेयर है, लोकेशन कौन सा है, ऑन पेपर क्या स्पेसिफिकेशन है और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, उसमें कोई अंतर तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको जाके फिजिकली वेरीफाई करना और उसका पेपर पे भी क्रॉस चेक करना उतना ही जरूरी है। और उसके बाद अगर आपको वो लैंड बेचनी है, तो अगर आप सब एक साथ बेच रहे हो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर ऐसी सिचुएशन है कि 5 में से किसी 2 लोगों को अपनी लैंड या अपना जो शेयर है वो बेचना है, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उनका जो शेयर है वो लैंड पे कार्व आउट किया है या नहीं। तो वो जो उनका शेयर है, उनको सबसे पहले 5 जो जॉइंट ओनर्स है उनको
एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड करके हर एक का जो एक शेयर है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, और जो इंडिपेंडेंट कार्व आउट होके अलग से सेपरेट शेयर बढ़ेगा, वो इंडिपेंडेंट जो पोर्शन है या शेयर है, जमीन का टुकड़ा जो है, वो ओनर बेच सकता है। बात यहां तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी उसको ये देखना है कि 5 एकड़ में से उसका जो एक टुकड़ा पार्टीशन करने के बाद सेपरेट हो चुका है, अब वो उसका एक एग्रीमेंट बना के किसी और को बेच रहा है, मगर क्या वो मिनिमम स्लैब में बैठ रहा है? जो बॉम्बे फ्रैगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट है, जिसमें एक जो मिनिमम स्लैब की रिक्वायरमेंट दी गई है, क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? उस टाइम पे, उस दौर पे क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस है या इस लॉ से रिलेटेड क्या लेटेस्ट पोजीशन है, वो चेक करना काफी जरूरी है। और ये इंश्योर करना है कि जिसको आप वो जमीन बेच रहे हो, क्या उसके बाद वो एग्रीमेंट रजिस्टर तो हो जाएगा, मगर क्या उसके बाद परचेसर का नाम टाइटल डीड या 7/12 पे आ जाएगा? अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो आप डेफिनेटली वो जो लैंड जॉइंटली आपने परचेस किया था उसका पार्टीशन कर सकते हो, और उसमें से इंडिविजुअल जो टुकड़ा है या इंडिविजुअल जो अपना शेयर है वो कार्व आउट करके वो बेच सकते हो। अगर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, तो जैसे आपने ये जॉइंटली परचेस किया है, वैसे ही मिनिमम स्लैब का रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए वो आप सेल आउट भी कर सकते हो। बट अगेन ऑफ कोर्स, अगर आपको वो जॉइंटली सेल आउट करना है तो सबके सिग्नेचर्स, सबके कंसेंट उसमें होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपने ध्यान में रखी, तो डेफिनेटली आप कोई भी लैंड परचेस कर सकते हो, उस पर कोई डेवलपमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हो, और उसको अगर आपको सिर्फ रीसेल करना है, बेचना है, उसमें से एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना है, वो भी कर सकते हो। तो बेसिक एक ड्यू डिलीजेंस की स्टेज है शुरुआत में। उसके बाद खरीदने के बाद कॉम्प्लायंस रिलेटेड फॉर्मेलिटीज है कि आपने खरीदा, मगर क्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आप सबके नाम आ गए हैं या नहीं आए हैं? और जब आप बेचने जाओगे तो क्या सबकी कंसेंट है? अगर कंसेंट नहीं है तो कैसे हर एक का शेयर कार्व आउट करके मिनिमम स्लैब का रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए आप वो सेल कर पा रहे हो? तो ये सारी बेसिक चीजें, बेसिक फंडामेंटल्स अगर आप ध्यान में रखोगे, तो डेफिनेटली आप एक जॉइंट परचेसिंग कर सकते हो, बेच सकते हो, डेवलपमेंट भी कर सकते हो, और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक है और काफी लोगों के सामने ये डे टू डे लाइफ में ये लीगल डिफिकल्टीज या डाउट्स है, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हो, जिससे उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।